जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट 3 के बारे में, है ना। हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले अगर तुमने वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने यूनिट 3 के अलावा यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 5 के लिए वीडियो बना रखी है। आई बटन इन डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, वहां से जाके तुम देख सकते हो। एंड उसके अलावा इसके अलावा जो है हमारा एक मेंबर्स ओनली सेक्शन है जहां पे मैंने ये सारे नोट्स, उसके अलावा यूनिट 4 की जो है वीडियो नहीं आने वाली, उसमें जो है न्यूमेरिकल एंड तुम्हारी ये कोडिंग सेक्शन ज्यादा रहता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ मेंबर्स ओनली सेक्शन पे तुम देख सकते हो यहाँ कोड्स डाल दिए। प्रीवियस ईयर के यहाँ पे इतने सारे पेपर हैं एंड क्लास ऑफ नोट्स है। उसके अलावा एक बुक भी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे क्वांटम में अभी अपलोड कर दूंगा। तो ये सब तुम्हें इस पे प्रीमियम पे देखने को मिल जाएगा। इसको तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म्स भर के ले सकते हो। 60 रुपीज इसका नॉर्मल चार्ज होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में, जो कि है यूनिट 3 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अगर तुमने इससे पहले मेरी वीडियो देखी होगी तो तुमने देखा होगा हमने 8085 पढ़ लिया। हमने जो है पेरिफेरल डिवाइसेस पढ़ लिए हैं, हमने माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ लिया है। अभी हम बात करेंगे इसके यूनिट 3 के बारे में। एंड बिना देरी के इसको स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके। सो यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मेरे को नीचे कमेंट में बताओ कि क्या मैं उन्हें गिफ्ट करूं। मेरा बजट वही 1000 से 2000 के बीच में है, तो बताना जरूर कमेंट करके। एंड हाँ यार, सब्सक्राइब कर देना। तो अभी हम लोग चैनल को वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारी आती है आर्किटेक्चर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। एंड ये ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं आता, ये बनाने को आ जाता है। एंड इसको हम समझेंगे कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में क्या होता है। रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 14 अलग अलग रजिस्टर होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। ये कौन से तुम्हारे होते हैं? ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स एंड डी एक्स। अभी देखो ये जो एक्स है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा खेल है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये एक्स क्यों बोलते हैं इन्हें? ए एच और ए एल दो रजिस्टर है, 8 8 बिट के। ये सारे जितने भी है ये सारे 8 बिट के रजिस्टर है तुम्हारे, ठीक है। ये सारे तुम्हारे 8 बिट के हैं। अभी ए एच और ए एल ये तो 8 बिट के लिए है, लेकिन मान लो कोई 16 बिट का नंबर आ गया तो उसे हम इन दोनों को कंबाइन करके यूज करेंगे, ठीक है। एंड जब भी ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होंगे इन्हें हम बोलेंगे ए एक्स, ठीक है। इसी इसी कंडीशन में अगर हम लोग बी एच और बी एल को साथ में यूज करेंगे तो उसे हम बोलेंगे बी एक्स, है ना। तो तुम समझ गए होगे हम लोग ए एक्स बी एक्स क्यों बोलते हैं। एक्स बेसिकली इनकी जो पेयरिटी है उसको डिनोट करता है कि ये दोनों साथ में पेयर्ड है। तो ये 16 बिट के हो जाते हैं जब इनको हम पेयर कर देते हैं। तो जनरल पर्पज रजिस्टर बेसिकली ये हमारा ए एक्स जो है एक्यूमुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, जबकि बी एक्स, सी एक्स एंड डी एक्स अलग अलग टास्क में यूज होते हैं, जैसे नॉर्मल जो है कोई भी स्टोर कराने के लिए वैल्यू वगैरह उसके लिए। अभी हम बात करते हैं सेगमेंट रजिस्टर की, दूसरे टाइप की। ये चार होते हैं, सी एस, जी एस, एस एस एंड ई एस। कोड सेगमेंट, डेटा डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये क्या होता है? ये बेसिकली 16 बिट मेमोरी सेगमेंट होते हैं। मेमोरी सेगमेंट का एड्रेस स्टोर करते हैं। हर सेगमेंट रजिस्टर एक स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट को पॉइंट करता है। इसको हम आगे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं पॉइंटर रजिस्टर्स पे। ये होते हैं एस पी, बी पी, एस आई, डी आई, ठीक है। स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। और बढ़ते हैं हम आगे। ये रजिस्टर मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं, ठीक है। ये मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करते हैं, ये मेमोरी सेगमेंट के एड्रेस को पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है, जिनमें स्टैक पॉइंटर, एसपी, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए यूज होता है। देन हमारा एक रजिस्टर होता है आईपी, दैट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं, उससे पहले मैं बता दूं ये वीडियो लंबी जाने वाली है, क्योंकि 8086 एक काफी बड़ा माइक्रो प्रोसेसर है एंड इसके इंटरप्ट्स वगैरह सबकी बात करेंगे तो वीडियो हल्की सी लंबी होगी, कोऑपरेट कर लेना। अभी बात करते हैं फ्लैग रजिस्टर। हमने पढ़ रखा है, ये बेसिकली रिजल्ट का स्टेटस बताता है, जो भी रिजल्ट आया। ये 16 बिट के फ्लैग रजिस्टर होते हैं इसमें। एंड कौन कौन से होते हैं? एक कैरी फ्लैग होता है, एक पैरिटी फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, साइन होता है, ओवरफ्लो होता है। फ्लैग रजिस्टर को एक बार अच्छे से पढ़ जाना, 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसका फ्लैग रजिस्टर बताने के लिए। बहुत ही ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है फ्लैग रजिस्टर अलग से पढ़ के जाना, ठीक है। एएलयू की बात करते हैं। एएलयू सबको पता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब देखो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये ना बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बीआईयू या फिर बस इंटरफेस यूनिट। एंड नीचे वाला जो पार्ट है वो है एग्जीक्यूशन यूनिट, ठीक है। अगर आर्किटेक्चर के बारे में लिखना है तो सबसे पहले पॉइंट ये लिखना, बीआईयू क्या करता है? ये मेमोरी एड्रेस का पूरा काम करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच वगैरह करने में पूरी मदद करता है। एंड एग्जीक्यूशन यूनिट का काम क्या है? केवल उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अभी हम लोग आगे समझते हैं।
एड्रेस बस और डेटा बस क्या है? 20 बिट एड्रेस बस होता है जो 1 MB तक की मेमोरी एड्रेस तक एक्सेस करने में मदद करता है। डेटा बस जो है वो 16 बिट का होता है। इसकी क्लॉक स्पीड जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज की होती है, यानी 1 सेकंड में 5 मिलियन साइकिल्स कंप्लीट करता है ये। ठीक है। इंस्ट्रक्शन इसमें बहुत सारे होते हैं, डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑपरेशन बोल दिया, कोई बात नहीं। मेमोरी सेगमेंटेशन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। मेमोरी सेगमेंटेशन का एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है जो कि हम आगे बात करेंगे। ये बेसिकली करता क्या है, ये 1 MB तक की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए मेमोरी सेगमेंटेशन का यूज होता है। एंड लास्ट में जो है हमारा इंटरप्ट, 8086 में इंटरप्ट की सपोर्ट होती है, जिससे एक्सटर्नल डिवाइसेस सीपीयू की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर जो है वर्सेटाइल होता है और इस्तेमाल कंप्यूटेशन, डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल टास्क में होता है। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में कि यहाँ पे पूरा काम कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे आता है। अभी देखो तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, भाई यहाँ पे दो एएलयू क्यों है, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये बेसिकली ये वाला जो है ये एएलयू नहीं है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करता है बेसिकली। अभी बताता हूँ कैसे। जैसे कि हमारी मान लो एक ये मेमोरी ब्लॉक है, सपोज हमारा ये एक मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है। इसको हमने ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। इसका जो सेगमेंट है वो 0 से 99 तक है। ठीक है। देन ये वाला जो है ये 100 से स्टार्ट होके 199 तक जा रहा है एंड सो ऑन, इस तरीके से। अभी मान लो हमें 125th जो है इंस्ट्रक्शन उसको पॉइंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सेगमेंट रजिस्टर जो कि क्या है 125 100 के ऊपर आता है, तो 100 जो है इसका सेगमेंट एड्रेस हो गया। एंड उसके बाद ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन कौन से नंबर पे है, वो 25th पे है। इसको हम करेंगे +25, तो हमारा जो है निकल के आ जाएगा 125 इंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिकली किया किसकी मदद से जाता है, ये इन सेगमेंट रजिस्टर्स की हेल्प से किया जाता है, जो कि तुम्हारे कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है। ये जो आईपी है ये बेसिकली तुम्हारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, ये तुम्हारा ऑफसेट एड्रेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी इसको याद या फिर याद कैसे रखें, तो देखो बेसिकली तुम पढ़ सकते हो, सीएस का स्टूडेंट सॉफ्ट स्किल्स पढ़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेगा और ईएस आईपी भी पढ़ेगा। ठीक है। याद रख सकते हो तुम, सीएस का बच्चा सॉफ्ट स्किल्स पढ़ेगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेगा और इससे आईपी पढ़ेगा। ठीक है। समझ गए होगे तुम, इससे याद करके जा सकते हो तुम। एंड इसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो भी तुम्हारा इंस्ट्रक्शन निकल के आता है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका जो है फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे पीए देख सकते हो तुम, उसका सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस क्या है, ×10H, देन प्लस ऑफसेट। ठीक है। ये एक यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, देन मेमोरी में जाता है वो इंस्ट्रक्शन लेने, इंस्ट्रक्शन आता है यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाते जाते अब ये क्या है यार, ये जो क्यू बना रखी है इन्होंने। अब क्यू का इंस्ट्रक्शन वैसे तुम जानते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली चीज होती है उसमें। ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे सबसे पहले 6 तुम्हारी बाइट की एक क्यू दे रखी है। अब देखो कोई इंस्ट्रक्शन मान लो 2 बाइट का है तो वो 2 बाइट ले लेगा, 3 बाइट का है 3 ले लेगा, 6 बाइट तक का है तो 6 बाइट एक साथ रहेगी। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसको हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमारा आया, यहाँ आने के बाद लाइन में खड़ा हो गया। ठीक है। यहाँ लाइन में खड़ा होने के बाद जैसे ही वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट जो है एग्जीक्यूट करके जो भी इंस्ट्रक्शन डिकोड करके यहाँ पे भेज देगी कि भाई इसको तो ये चीज करनी है। ठीक है। मान लो हमने दिया है ऐड ए एल, हमने दिया है यहाँ पे ऐड ए एच। ठीक है। ये हमने दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। मान लो हमने ए एच में परफॉर्म कराना है तो ए एच यहाँ से उठ के चल देगा कि चलो भाई मेरा तो काम आ गया, यहाँ तुम्हारा पहुंच जाएगा ए एच। ठीक है। एंड जो हमारा कंट्रोल यूनिट से दूसरा आ रहा होगा जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, मान लो हमने यहाँ पे ए एच के साथ बी एच भी लगा रखा है। ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे बी एच भी लगा रखा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बी एच। ठीक है। इन दोनों के बीच ऑपरेशन होके यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा ऑपरेंड और फ्लैग्स, ऑपरेंड्स का काम देखो सिंपली ऑपरेंड स्टोर करता है कि क्या ऑपरेंड हुआ है, एंड फ्लैग रजिस्टर तुम्हारा फ्लैग का स्टेटस, रिजल्ट का स्टेटस शो करता है। तो वो चीजें भी यहाँ से बस से कनेक्टेड रहती हैं, है ना। तो इस वे में तुम्हारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो काम करता है। अभी ये जो नीचे वाली है इसको याद करने की ट्रिक क्या है, यहाँ सिंपली तुम्हें क्या करना है, जाते ही 8 ब्लॉक बना लो, ऊपर के 4 में एक बीच में भी लाइन खींच दो। ठीक है। सब खींच दो जो तुम्हारा मन करेगा, बट ज्यादा भी मत खींच देना। ठीक है। यहाँ पे तुमने 8 ब्लॉक बना दिए, नीचे 4 है। अभी यहाँ पे ABCD लिखो सिंपल, देन यहाँ पे H और L लिखो, यहाँ पे भी ABCD लिखो सिंपल, तुम्हारा ये वाला काम हो गया। एंड नीचे तुम्हें कैसे याद करना है, यहाँ पे SPBPSIDI, इसको तुम कैसे याद कर सकते हो, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है।
कि एसपी साहब, पुलिस वाले एसपी साहब आए, उन्होंने बीपी ब्रेड पकौड़े खाए, बीपी गलत दिमाग मत लगाओ अपना, ठीक है। उन्होंने ब्रेड पकौड़े खाए। देन एसआई साहब आए, उन्होंने दिल दे गए, ठीक है। तो एसपी साहब आए, ब्रेड पकौड़े खाए, एसआई साहब आए, दिल दे गए, ठीक है। एसपी, बीपी, एसआई, डीआई, ये एक सिंपल याद करने की टेक्निक मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। एंड यहाँ पे एएलयू है, ऑपरेंड हो रहा है, ये तो सिंपल सी चीज है। तो यहाँ से तुम जो है पूरा इसे समझ सकते हो। एंड हाँ, ये जो कंट्रोल यूनिट है ये भी एग्जीक्यूशन यूनिट में आता है, इससे कंफ्यूज मत होना कि यार ये बीआईयू में आता है, नहीं, ये जो है तुम्हारा एग्जीक्यूशन यूनिट में आता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग ये समझ गए होगे इसकी वर्किंग। अभी इसके पिन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। पिन डायग्राम भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो ऑब्वियसली 10 मिनट की बन चुकी है, अब ये तो बहुत लंबी वीडियो है ये। तो हम लोग पिन डायग्राम के बारे में बात करते हैं, तो इसका पिन डायग्राम भी बनाने को आ जाता है, जो कि है ये। इसको याद करने की ट्रिक तुम यूट्यूब पे देख सकते हो यार। मैंने सिंपली इसे याद किया था, तुम इसे याद करना चाहो याद कर लो, नहीं तो तुम जो है ट्रिक देख लो, ट्रिक से भी तुम्हें याद रह जाएगा। हम यहाँ पे पिंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पिंस क्या है। तो A15 से A8 जो एड्रेस और डेटा बस की पिंस होती है, सबसे पहली A15 से A8 ये हाई ऑर्डर एड्रेस लाइंस हैं, जो 8 लाइंस 16 बिट के एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है। A15 से A8, AD7 से AD0 ये सेम चीज वहां पे हमारे 8085 में भी थी। ये 8 लाइंस 8 बिट डेटा और लोअर ऑर्डर एड्रेस बिट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं कंट्रोल पिंस की। ये कौन सी होती है? BHE AD15, बस हाई इनेबल या फिर एड्रेस 15। इसका इस्तेमाल बाइट लेवल मेमोरी के एक्सेस में होता है, ठीक है। देन हमारी होती है S7 S6। ये क्या होती है? स्टेटस पिन होती है, जो कि करंट स्टेटस ऑफ बस को इंडिकेट करते हैं, बस चालू है, बंद है, बस में पेट्रोल है नहीं है, वो सब। यार ये लेख मत आना, पेट्रोल है नहीं है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। A19 S4 ये क्या करती है? एड्रेस 19 लाइन और स्टेटस पिन का कॉम्बिनेशन होती है। उसी सेम चीज में A18 S3 ये भी एड्रेस 18 लाइन और स्टेटस पिन का कॉम्बिनेशन होती है। इस टाइप से यहाँ तक चलेगा। देन हमारा ALE क्या होता है? एड्रेस लैच इनेबल। इसका जो यूज होता है वो एक्सटर्नल लैच के लिए किया जाता है। देन हम लोग बात करते हैं डैन की। डैन क्या है? यहाँ पे डेटा इनेबल। इसका काम क्या है? इसका इस्तेमाल डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अभी बात करते हैं पावर एंड ग्राउंड की। ये क्या है? कौन सी पिंस होती है जो सिंपल माइक्रो प्रोसेसर में पावर डालती है? एक होती है तुम्हारा VCC, पॉजिटिव पावर सप्लाई, जो कि 5 वोल्ट की लगती है तुम्हारे 8086 में। एंड ग्राउंड रेफरेंस के लिए GND यहाँ पे दे रखा होता है, ठीक है। गंदा दिमाग फिर मत लगाओ, ये ग्राउंड है, ठीक है। अभी बात करते हैं बस कंट्रोल एंड स्टेटस पिंस की। ये क्या होती है? MN एंड MX। इसका मतलब क्या होता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है दो मोड पे चलता है, मिनिमम और मैक्सिमम पे, ठीक है। इसका इस्तेमाल बस कंट्रोल सिग्नल और को सिलेक्ट करने में होता है, ठीक है। अब INTR क्या होता है? इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जब भी कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट आती है तो उसको ये रिक्वेस्ट सीपीयू तक पहुंचाता है। INTA क्या है? ये पिन बताती है कि सीपीयू ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया है उस इंटरप्ट का। अभी इंटरप्ट जो है वो 3 टाइप की होती है, 7.5, RST 6.5 एंड 5.5। ये क्या होती है? रीस्टार्ट इंटरप्ट होती है। इनका इस्तेमाल स्पेसिफिक रीस्टार्ट इंटरप्ट रिस्पॉन्स के लिए होता है। अब इसमें जो है एक्स्ट्रा, जो कि 8085 में नहीं था, RST 4.5, 3.5, 2.5, ये भी रीस्टार्ट इंटरप्ट होती है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो रीस्टार्ट इंटरप्ट रिस्पॉन्स के लिए होता है, सेम इन्हीं जैसा काम है। NMI क्या होते हैं? नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ये वो इंटरप्ट दिखाता है जो कि नॉन मास्केबल, मतलब जिनको छुपाया नहीं जा सकता, ठीक है। S0 S1 क्या होता है? स्टेटस पिन होते हैं जो कि करंट स्टेटस ऑफ बस को इंडिकेट करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कंट्रोल एंड क्लॉक पिन्स के बारे में। CL क्या होता है? सिस्टम क्लॉक आउट, इनपुट को बताता है। टेस्ट क्या होता है? इसका इस्तेमाल टेस्टिंग पर्पस के लिए किया जाता है। रेडी स्टेट, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर तैयार है काम करने के लिए। रीसेट, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए। INTR NMI होल्ड, होल्ड होल्ड, ये रिक्वेस्ट भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को रुक जाने के लिए कि भाई थम जा, एक काम कर रहा है। होल्ड एक्नॉलेजमेंट, जब माइक्रो प्रोसेसर कहता है ठीक है भाई मैं रुक गया, अब बता क्या काम करना है, ठीक है। INTR वही हमने पढ़ा कि इंटरप्ट को, रिक्वेस्ट को भेजता है माइक्रो प्रोसेसर तक। एंड NMI भी हमने ऊपर पढ़ ही दिया है। तो अभी ये पिंस होती है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो यहाँ जो है मैंने तुम्हें पिंस के बारे में सब कुछ बता दिया कि क्या क्या पिंस है, कैसे कैसे इनके काम है ना। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं एंड बात करते हैं आगे मेमोरी सेगमेंटेशन के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर तक का ये टॉपिक जो है वो आ जाता है, ठीक है। अभी बात करते हैं मेमोरी सेगमेंटेशन। एक कॉन्सेप्ट है जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है। इसका जो मेन पर्पज है वो लार्ज मेमोरी स्पेसिस को मैनेज करना और एक्सेस करने में मदद करना होता है। अभी देखो माइक्रो प्रोसेसर का जैसा आर्किटेक्चर है 16 बिट का, तो और उसकी एड्रेस बस है 20 बिट की, है ना। यानी ये 1 MB तक का डेटा जो है वो मेमोरी एड्रेस तक का एक्सेस कर सकता है। लेकिन अब तुम लोग ध्यान लगा के सोचो, दिमाग लगा के, तो 16 बिट का आर्किटेक्चर है, ठीक है। जबकि 16 बिट का आर्किटेक्चर कितनी कर सकता है? 2 की पावर 16 बाइट्स, मतलब 64 KB तक। तो ये 1 MB तक कैसे जा रहा है?
एंड ये 1 MB तक के एड्रेसेस को कैसे एक्सेस कर रहा है ना, उस चीज को हम लोग समझेंगे। यही है मेमोरी सेगमेंटेशन कि इसका साइज 64 KB ना होने की 64 KB ना होने की जगह 1 MB तक कैसे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेमोरी सेगमेंटेशन को कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसमें होता क्या है, मेन मेमोरी को इसमें मेमोरी को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट बोलते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बात किया था, यहाँ पे ये अगर तुम्हारी मेमोरी है तो इस मेमोरी को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड तुम्हारा जो होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट, इसमें डिवाइड कर लेते हैं। इनको इसके नाम से जाना जाता है। हर सेगमेंट का साइज 64 KB होता है। इसका साइज होगा 64, ठीक है, इसका भी साइज होगा 64, इसका भी होगा 64, इसका भी होगा 64। अभी ये सेगमेंट क्या करते हैं, सीपीयू के सेगमेंट रजिस्टर, ये जो हमने बात करी, इनके ये जरिए स्पेसिफाई होते हैं। सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर्ड एड्रेसेस, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस की कॉम्बिनेशन होती है। सीएस के अंदर जो एड्रेस होगा, सपोज करके चलते हैं कि अगर इसके अंदर जो है एड्रेस है 1025, तो ये 1025 किससे बना है, 1000 हमारा सेगमेंट एड्रेस प्लस 25 हमारा ऑफसेट एड्रेस, तो ये हो गया 1025। वही सेम बात यहाँ पे करिए, ये ऑफसेट एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। जब सीपीयू किसी इंस्ट्रक्शन या डेटा को एक्सेस करता है तो एक्चुअल मेमोरी एड्रेस सेगमेंट एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस के कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट होता है। और ये कैलकुलेट किससे होता है, बीआईयू में, जो हमने बताया था कि यहाँ पे एक एएलयू जैसी यूनिट लगी है, इसका काम यही है, इनको कैलकुलेट करके जो है तुम्हारा इंस्ट्रक्शन निकालना। इस तरीके से मेमोरी सेगमेंटेशन अलाउ करता है 16 बिट के आर्किटेक्चर के बावजूद भी 1 MB तक के मेमोरी एड्रेस तक एक्सेस किया जा सके। लेकिन ये सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी और प्रोग्रामिंग चैलेंज भी देता है। सब्सिक्वेंट माइक्रोप्रोसेसर जैसे कि 80386 ने इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए फ्लैट मेमोरी में मॉडल इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हें मेमोरी सेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। एंड यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, ऑलरेडी 16 मिनट की वीडियो बन चुकी है ना। अभी बात करते हैं फीचर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है 10 नंबर के अंदर। बात कर लेते हैं। 16 बिट का आर्किटेक्चर होता है सबसे पहली बात। एंड यहाँ एक छोटा सा करेक्शन है, जो यहाँ पे एड्रेस बिट होती है, एड्रेस बस होती है, वो 20 बिट्स की होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1 MB एड्रेसेबल मेमोरी। इसका 20 बिट एड्रेस बस, ठीक है, एड्रेस बस जो है इसमें 20 बिट की होती है। 1 MB तक के मेमोरी एड्रेस तक का एक्सेस किया जा सकता है। क्लॉक स्पीड जो है इसकी 8086 की क्लॉक स्पीड टिपिकली 5 मेगाहर्ट्ज तक, यानी कि 1 मिली सेकेंड में 5 जो है मिलियन साइकिल कंप्लीट कर सकता है। देन हमारा 16 बिट के रजिस्टर होते हैं इसमें, जो कि हमने बात करे थे यहाँ पे, जनरल पर्पज रजिस्टर, सेगमेंट रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, ये सब। ठीक है, सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल होता है, जो हमने बात करी थी कि यहाँ पे एक मेमोरी सेगमेंट होता है तो उसमें सेगमेंट बने होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। उस हिसाब से सेगमेंट मेमोरी मॉडल होता है, जिसकी वजह से हम 1 MB तक के मेमोरी स्पेस को जो एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये माइक्रो प्रोसेसर में तुम 1 MB लिख के आना, सेगमेंटेशन जहां भी आ जाए तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है केवल उसमें आंसर पे 1 MB लिखा हो, काफी ज्यादा लिख के आना पड़ेगा। देन हम लोग बात करते हैं 14 रजिस्टर के बारे में। टोटल 14 रजिस्टर होते हैं, जिसमें जीपीआर आते हैं, तुम्हारे इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर शामिल होते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है इसका, इसमें काफी सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल ऑपरेशन होते हैं, है ना, ये सब इंस्ट्रक्शन होते हैं। फ्लैग रजिस्टर होते हैं, 7 तरीके के फ्लैग होते हैं इसमें अलग अलग। मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट होता है ना। बस इंटरफेस यूनिट जो है वो, और एग्जीक्यूशन यूनिट दोनों अलग अलग डिवाइडेड है, जो एग्जीक्यूशन के लिए और डेटा फैच के लिए बीआईयू यूज होता है, यू अलग यूज होता है। इंटरप्ट इसमें काफी सारे होते हैं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम मोड में यूज कर सकते हैं, जब हमें कम जरूरत है मिनिमम में यूज कर लो, जब ज्यादा जरूरत है तो मैक्सिमम में यूज कर लो। ठीक है, क्लॉक जनरेशन, एक्सटर्नल क्लॉक जनरेटर की मदद से क्लॉक जनरेट किया जा सकता है। डीएमए ये एक्सेस दे सकता है। डीएमए कंट्रोल का इस्तेमाल ट्रांसफर के लिए होता है, जो सीपीयू को इन्वॉल्व किए बिना ट्रांसफर कर सकता है। इसका पावर कंजप्शन जो है वो लो था। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है यहाँ पे, ये सपोर्ट करता है पाइप लाइनिंग को, है ना। जो हमने ऊपर सारी चीजें पढ़ी थी ना कि यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं तुम्हारी, वो सब क्या है, पाइपलाइनिंग के सपोर्ट की वजह से ही हो पा रही है। ये वाला जो है तुम्हारा इकट्ठा, जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन फैच होता है, जब तक पहला इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है ये दूसरे को फैच कर लेता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा पढ़ा। अभी इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट काफी ज्यादा डिस्क्राइब्ड है इसमें, और इसमें कई तरह के इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, जैसे कि डेटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक, लॉजिक ऑपरेशन, कंट्रोल टास्क को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। अभी कुछ मेन कैटेगरी है डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि मूव होता है तुम्हारा, एमओवी, है ना। इसका एक एग्जांपल है मूव ए एक्स, बी एक्स। अब ये ए एक्स रजिस्टर में बी एक्स की वैल्यू जो है ट्रांसफर करेगा।
देन हमारा अर्थमेटिक होता है, ये सब तुम्हें पता ही है, ऐड ए एक्स बी एक्स, मतलब बी एक्स ए एक्स की वैल्यू बी एक्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है, या बी एक्स की ए में हो जाएगी। यह हमेशा इसमें जो ऑर्डर होता है वो ऐसे चलता है, यहाँ से यहाँ डेटा फ्लो होता है, सब्ट्रैक्ट बी एक्स की वैल्यू ए एक्स से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड ए एक्स में स्टोर हो जाएगी। लॉजिकल ऑपरेशन होता है, एंड हो जाता है, एंड ए एक्स बी एक्स, ठीक है, और ए एक्स बी एक्स। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग किसी एक को स्किप कराना है, अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो कोड एग्जीक्यूशन को स्पेसिफाइड एड्रेस पर ट्रांसफर कराता है। सपोज कि हमारा कोई एक इवेंट हुआ, देन उसके बाद हमें जंप कराना है बीच की कंडीशन को स्किप करा के, तो हम उसे सीधे जंप करा सकते हैं। जंप लेवल JMP इसका होता है, लेवल पर जंप होगा, ठीक है। जंप जीरो, अगर जीरो हमारा रिजल्ट आ रहा है तो जंप इफ जीरो पे JZ हम यूज कर सकते हैं, JZ लेवल। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि कॉल, कॉल सब रूटीन होता है, RET सब रूटीन, ये एक और होता है, सब रूटीन से वापस में प्रोग्राम में आने के लिए इस्तेमाल होता है, सब रूटीन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है कॉल, ठीक है। स्ट्रिंग होते हैं, मूव एसबी। अभी ये सब मैं तुम्हें जो है इस नोट्स में दे दूंगा, तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, प्रीमियम को ज्वाइन करके। अभी हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की आज के, जो कि है इंटरप्ट इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। वीडियो ज्यादा से ज्यादा 25 से 26 मिनट की जाएगी, तो देख लेना है। अभी बेसिकली इंटरप्ट क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि सीपीयू की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को टेम्परेली इंटरप्ट करने में मदद करता है। इंटरप्ट सीपीयू को स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन के रिस्पॉन्स में स्टॉप करते हैं और प्रीडिफाइंड टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब इसमें 256 इंटरप्ट अवेलेबल होते हैं 8086 में। अभी ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर इंटरप्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर। एंड इंटरप्ट का अकेले भी क्वेश्चन आ जाए 8086 हटा के कि इंटरप्ट क्या होता है, वहां भी तुम ये चीज लिख के आ सकते हो, इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अभी हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड माउस पेंसिल पेंसिल कह रहा हूँ यार, कीबोर्ड माउस एंड उसके अलावा तुम मान लो डेटा केबल या कुछ भी कीबोर्ड कुछ भी लगा रहे हो, तो वहां पे हार्डवेयर इंटरप्ट होता है कि सीपीयू को एक इंटरप्ट जाता है कि भाई ये डिवाइस लगने को है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, तो हार्डवेयर इंटरप्ट वो होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो होते हैं जो कि हमारा सिस्टम जो है खुद से जनरेट करता है, सिस्टम कॉल्स जिन्हें हम कहते हैं। सभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का नंबर 0 to 255 के बीच में होता है, ठीक है। अभी इंटरप्ट का बेसिक फ्लो क्या होता है, सीपीयू नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है। सपोज तुम्हारा पीसी जो है वो अपना से सीपीयू जो है वो अपना कोई काम कर रहा है, ठीक है, सिंपल बैठ के सीपीयू मान लो तुम्हारा क्या है, चिप्स खा रहा है ना। अब मान लो हमने सीपीयू को बोला कि भाई ऐसा है, ये चिप्स मत खा, हमने सीपीयू को एक काम दे दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सीपीयू के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई ये काम करना है तुम्हें। अभी क्या होगा, यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, पहले पूरा चिप्स खत्म करेगा, देन उसके बाद जो है हमारा काम करेगा, देन फिर अपना खुद का काम करेगा। तो बेसिकली यही है, जब किसी इंटरप्ट इवेंट या कंडीशन अकर होती है, एक्सटर्नल डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है। सीपीयू करंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है, जैसा कि हमने बताया, पहले चिप्स खाएगा, फिर काम करेगा, फिर इंटरप्ट सर्विस को रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। अभी आईएसआर क्या होता है, आईएसआर इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये सारे इंटरप्ट का जो है रजिस्टर होता है, उनको जो है मैनेज करता है। आईएसआर के एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पे हमारा जो सीपीयू है वो वापस नॉर्मल एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। अभी कुछ टाइप की हार्डवेयर इंटरप्ट तुम यहाँ देख सकते हो, INT0, INT1 2 3 4, है ना। ये डिवाइड बाई जीरो जब हम करते हैं तो आ जाती है। सिंगल स्टेप इंटरप्ट फॉर डीबगिंग। INT2 क्या होते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट होती है जिसको हम मास्क नहीं कर सकते। ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट फॉर डीबगिंग एंड ओवरफ्लो इंटरप्ट, है ना। अभी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होती है, INT20H टू INT2FH जनरल यूज के लिए रिजर्व होती है। अब आईएसआर जैसे हमने बात करी, इंटरप्ट सर्विस रूटीन एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो स्पेसिफिक इनपुट को हैंडल करता है। आईएसआर एग्जीक्यूशन के बाद सीपीयू वापस इंटरप्ट पोजीशन से नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में वापस चला जाता है, जैसा कि हमने बात करा था, चिप्स खाने के बाद काम करेगा, काम खाने के बाद वापस से अपना जो काम उसे करना है वो करेगा। अब इंटरप्ट 8086 के आर्किटेक्चर में मल्टीटास्किंग, रियल टाइम प्रोसेस और एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन को पॉसिबल करते हैं। इसके थ्रू एक्सटर्नल डिवाइसेस सीपीयू का अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं और स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं बिना सीपीयू के मैनुअल इंटरवेंशन के। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होंगी जो भी मैंने तुम्हें इसमें बताई है। हाँ, यूनिट थोड़ी टफ है, बट तुम नोट्स को एक बार और पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरे गले में कसम से दर्द हो रहा है इस समय, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रीमियम ले लेना मन करे तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।